वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। तो जैसा कि आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा के आयोग के द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड 2018 की हिस्ट्री की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हम लोग उसके सॉल्विंग सहित आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे कि इसका पहला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नायक कौन था? 1857 में विद्रोह का नायक कुंवर सिंह थे। और 1857 में बिहार के जगदीशपुर के विद्रोह को अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह ने इनका जन्म बिहार के आरा जिले से संबंधित है। 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने शौर्य, वीरता और सेना नायक के आदर्शों के गुणों के लिए बिहार का इन्हें सिंह भी कहा जाता है। बिहार का सिंह भी कहा जाता है और बिहार का सिंह भी कहा जाता है। साहबाबाद जिले में अंग्रेजी सत्ता और कुंवर सिंह ने अपने सरकार स्थापित की। विभिन्न स्थानों यथावत मिर्जापुर, रीवा, बांदा, लखनऊ आदि में विद्रोहियों को सफलतापूर्वक नेतृत्व किया और अंग्रेजों को बुरी तरीके से पराजित कर दिया और वह भी बुरी तरीके से घायल हो गए थे। तो उनकी अप्रैल 1858 में उनकी मृत्यु हो गई थी। दूसरा प्रश्न, इसमें क्या है? दूसरा प्रश्न आया था काल क्रमानुसार से। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि, सूरत की संधि, सालबाई की संधि और वसीम की संधि दी गई है। तो जिससे कि हम लोगों को पता है कि सूरत की संधि हुई है 1775 में। कब हुई है? 1775 में सूरत की संधि हुई है। और सालबाई की संधि हुई है 1782 में। 1782 में सालबाई की संधि हुई है और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई है 1792 में। और जो वसीम की संधि हुई है 1802 में। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आएगा बी। अब तीसरा प्रश्न पे चलते हैं। इसमें भारत के बैपिस्ट मशीनरी की गतिविधियों को विनाशक माना है। ये किसका कथन है कि भारत की जो बैपिस्ट मिशनरी है गतिविधियों को विनाशक माना है? लॉर्ड वेलेजली, जो हमारे लॉर्ड वेलेजली थे। लॉर्ड वेलेजली ने 1798 से इनका शासनकाल 1805 ईस्वी तक रहा है। भारत के गवर्नर जनरल के पद पर रहे और इन्होंने बैपिस्ट मिशनरियों को धार्मिक एवं सामाजिक एजेंट के रूप में देखता था। सहायक संधि प्रणाली भी इसी के द्वारा लागू हुई थी। चौथा प्रश्न, कौन सा मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ? जैसा कि आप लोग जानते हैं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच में हुआ और 1784 में ही मंगलौर की संधि हुई। तो कौन सा हुआ? इसका आंसर आएगा द्वितीय, क्योंकि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ही मंगलौर की संधि हुई थी टीपू सुल्तान और वॉरेन हेस्टिंग्स के बीच में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, लॉर्ड डलहौजी के विलय का सिद्धांत किस वर्ष लागू होता है? लॉर्ड डलहौजी ने एक विलय का सिद्धांत निकाला था। तो इसका जो विलय का सिद्धांत है वो मांडवी में भी हुआ था, कोलाबा और जालौर में भी हुआ था और सूरत में भी हुआ था। तो विलय का सिद्धांत ये है, सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में 1834 में हुआ था। यद्यपि इसका सर्वाधिक प्रयोग लॉर्ड डलहौजी द्वारा ही किया गया। सर्वप्रथम 1839 में मांडवी राज्य को सिद्धांत के द्वारा हस्तगत किया गया था, जिसे कोलाबा, जालौर और सूरत को 1842 में हस्तगत किया गया था। लंदन ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? लंदन एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा हुई थी, वो भी 1866 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्होंने रहनुमाई मैदान सभा की भी स्थापना की और इन्हें रफ्तार
बोलते हैं रफ्तार गिरफ्तार जो पत्रिका थी, सत्यवादी पत्रिका, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, इनकी पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पुस्तक इन्होंने लिखी है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है भारत की जनगणना 1891 में जनगणना आयुक्त कौन थे? तो 1891 में जनगणना आयुक्त थे बेंस। ठीक, भारत की जनगणना आयुक्त 1891 में, इनका पूरा नाम है जोरावर एथलेस्टेन बेंस, इनके आयुक्त, ये जनगणना आयुक्त बने थे। ठीक, और इनके कार्यों से इन्हें किसकी उपाधि दी गई थी? इन्हें नाइट की उपाधि भी दी गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें क्या है, इसको कूटीबद्ध करना है, इसको कूटबद्ध मतलब कूट में दिया गया है, इसको हम लोगों को कूट में लगाना है। ठीक है, क्या दिया है? 1854 और 1854 ईस्वी और 1882 ईस्वी, 1904 और 1917। ठीक, तो इसका आंसर आएगा, जैसे कि 1854 में क्या हुआ था, शिक्षा पर सर चार्ल्स वुड का नेतृत्व हुआ था, वुड डिस्पैच आया था 1854 में। उसके बाद 1882 में हंटर आयोग, 1882 में हंटर शिक्षा आयोग आया था। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, तो ए का फर्स्ट, बी का 3, सी का 4 और 1917 में सैंडलर आयोग आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 का फर्स्ट और बी का 3, इसका आंसर होगा 1। ठीक, तो हम लोगों ने अभी तक 8 प्रश्न कर लिए हैं, टोटल आते हैं 60 प्रश्न, 60 प्रश्न आते हैं। 9वां क्वेश्चन, दक्षिणेश्वर संबंधित कहाँ है? दक्षिणेश्वर एक काली माता का मंदिर है, जहां पर कौन, ये रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में एक दक्षिणेश्वर काली माता के मंदिर के पुजारी थे। इनके बचपन का नाम है गदाधर चट्टोपाध्याय, और इनके जो शिष्य, ये किसके शिष्य थे? स्वामी विवेकानंद इनके शिष्य थे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण के अपने सभी धर्मों पर की एकता में जोर देते थे, इसलिए स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस जी को बहुत मानते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे? देवबंद स्कूल, तो देवबंद 1866 ईस्वी में एक देवबंद आंदोलन भी चला हुआ है, तो उसी के समय एक स्कूल की स्थापना हुई थी, जिसमें मोहम्मद कासिम नौतवी, महमूद उल हसन, रशीद अहमद गंगोई, ये तीनों लोग शामिल हुए थे। इन्होंने इन तीनों लोगों ने मिलकर ही देवबंद स्कूल की स्थापना की थी, और ये शाह अब्दुल अजीज, इनका कहीं नाम नहीं आता है। तो इस स्कूल की शुरुआत 1866, जैसा कि बताया कि 1866 में देवबंद आंदोलन, देवबंद पड़ता है हमारे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुस्लिम संप्रदाय के लिए धार्मिक नेता तैयार करना, विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में अंग्रेजी शिक्षा एवं पश्चिमी संस्कृति को प्रतिबंधित करना, मुस्लिम संप्रदाय को धार्मिक नैतिक पुनरुद्धार करना, अंग्रेजों के साथ असहयोग करना, इस संस्था का मूल उद्देश्य था। और देवबंद स्कूल के समर्थक भी थे, जैसे कि सिबली नमानी जैसे इसके बहुत अच्छे समर्थक भी थे, जो फारसी और अरबी के लिए अपने विख्यात भी थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय गैल्डस्टोन की उपाधि किसे मिली थी? भारतीय गैल्डस्टोन की उपाधि सब अपने दादा भाई नौरोजी को मिली थी, क्योंकि इनको क्या बोलते हैं? द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें इन्होंने आर्थिक कुरीतियों का वर्णन किया हुआ है, इसलिए इनको बोलते हैं भारतीय गैल्डस्टोन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बीजे तिलक, अरविंदो घोष, जेएल नेहरू, एससी बोस, तो ये एक लेखक हैं और इनकी ये पुस्तकें दी गई हैं। तो हम लोग देखते हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक की पुस्तक है गीता रहस्य। बीजी तिलक की पुस्तक का है
गीता रहस्य। अरविंदो घोष की पुस्तक है द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। जवाहरलाल नेहरू की है द यूनिटी ऑफ इंडिया। और एस सुभाष चंद्र बोस, इनकी है द स्प्रिंगिंग टाइगर। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है ऑल इंडिया किसान ठीक है, ऑल इंडिया, इसमें क्या दिया है, संगठन दिया गया और संस्थापक दिए गए हैं। संगठन और संस्थापक, ऑल इंडिया किसान सभा, आत्मीय सभा, फॉरवर्ड ब्लॉक, रामकृष्ण मिशन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा हुई थी। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया, स्वामी सहजानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, स्वामी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद। चलिए देखते हैं। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय और फॉरवर्ड ब्लॉक की सुभाष चंद्र बोस, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद जी की। तो इन्होंने इसमें, अच्छा कौन सा सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन भी देखना है सिर्फ, तो इसका आंसर आएगा ए, क्योंकि ए सुमेलित नहीं है। ए, ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या दिया गया है, महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन का आरंभ किया, उन्होंने ग्राम उद्योग संघ प्रारंभ किया। तो इसका आंसर आएगा सी, क्योंकि महात्मा गांधी ने दोनों ही चीजों का यूज किया है। 1920 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था 1 अगस्त 1920 को, और उन्होंने ग्राम उद्योग एवं संघ की स्थापना भी, प्रारंभ भी किया था। जैसे अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत के अस्थायी संगठन की घोषणा कब की थी। सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी की थी 21 अक्टूबर 1943 को। सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारत की अस्थायी संगठन की सरकार के गठन की घोषणा की गई थी। चलते हैं आगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल से आजाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर सेना को संबोधित किया था और दिल्ली चलो का नारा भी दिया था। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचुको आइलैंड की मान्यता भी दी। और इन्होंने रेडियो से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर बुलाया। ये प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1947 में भारत विभाजन के बाद किसे संयुक्त रक्षा समिति, जिसे सैनिक कर्मचारी, हथियारों व युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसका आंसर आएगा आर्चिन लेक। आर्चिन लेक एक भारत विभाजन 1947 भारत विभाजन के बाद एक संयुक्त समिति की स्थापना हुई थी, जिसमें भारत और पाकिस्तान दो राज्यों के 15 अगस्त 1947 को हस्तांतरण होना था। तो 30 जून 1947 को तत्कालीन जो लॉर्ड थे, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के नेताओं ने मिलकर विभाजन पर उसमें जो सहमति व्यक्त की है। उस समय जो कमांडर इन चीफ थे, कमांडर नियुक्त हुए थे, वो आर्चिन लेक थे। चलते हैं 17 क्वेश्चन पर। इसमें किन्हें भारत के प्राक इतिहास के अध्ययन के आरंभ का श्रेय दिया जाता है। ये तो सिंपल सा आंसर, इसका आंसर आएगा रॉबर्ट फ्रूसबुट, क्योंकि रॉबर्ट फ्रूसबुट एक भूगर्भ वैज्ञानिक पुरातत्ववेत्ता थे, जिन्होंने 1863 में भारत के पाषाणकालीन बस्तियों को खोजा था। हड्डी की माता देवी की मूर्ति प्राप्त हुई। हमें हड्डी से निर्मित माता देवी की मूर्ति विंध्यन घाटी से उच्च पूर्व पाषाण काल से मिली है। वो भी कहाँ पर मिली है, हमें एक उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के बेलन घाटी के लोहदा नाला क्षेत्र से
ये उपकरण अस्थि से निर्मित माता देवी की प्रतिमा मिली है। अब चलते हैं 19वें क्वेश्चन पे। धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है? इसका आंसर आएगा बी, प्राक हड़प्पा ग्रामीण संस्कृति। प्राक हड़प्पा ग्रामीण संस्कृति में धौलावीरा के प्रथम चरण का जमाव, मतलब प्रथम चरण का जमाव का मतलब है कि कच्छ, जो धौलावीरा क्षेत्र है वो कच्छ के, गुजरात के कच्छ के रण में है और ये एक भचाऊ तालुका में स्थित है, जिसकी खोज जेपी जोशी ने की थी और आरएस बिस्ट भी यहाँ पर, मतलब इन्होंने भी उत्खनन करवाया था। तो इसका आंसर आएगा प्राक हड़प्पा ग्रामीण संस्कृति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो किस पुरातत्व स्थल के दुर्ग में 7 अग्निकांड मिले हैं? तो 7 अग्निकांड मिले हैं कालीबंगा में। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगंज जिले में है, घग्गर नदी के किनारे। इसकी स्थापना बीबी लाल और बीके थापर ने मिलकर की है। आगे चलते हैं 21वां प्रश्न। इनमें चावल की खेती के साक्ष्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं हमें कालीबंगा और लोथल से। कालीबंगा और लोथल, और भी हैं चावल के साक्ष्य के लिए, जैसे कि हड़प्पा और रंगपुर से हमें धान की भूसी के भी साक्ष्य मिले हैं। तो इसमें तो आंसर आएगा कालीबंगा और लोथल, इसका आंसर आएगा ए। अगले चलते हैं 22 प्रश्न पर। बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य हुआ है माहदहा से। माहदहा प्रतापगढ़ जिले में मध्य पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से बूचड़खाना का मतलब होता है पशु वध स्थल, यानी कि जहाँ पर पशुओं को मारा जाता है, उनकी खाल वगैरह का यूज होता है, उसको बोलते हैं बूचड़खाना। तो अगला क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा लगती है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर पड़ता है मेरठ में। जैसे कि हमारे हड़प्पा सभ्यता के ज्वार स्थल है पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम। यहाँ पड़ता है आलमगीरपुर मेरठ की तरफ, उत्तर में पड़ता है मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिण में महाराष्ट्र के दायमाबाद और पश्चिम में पड़ता है सुतका कैंडोर, जो पड़ता है दाश्क नदी के किनारे पाकिस्तान में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का यूज हुआ है और इसमें गायत्री मंत्र को सविता यानी कि सूर्य की देवता को समर्पित किया गया है। अगला क्वेश्चन 25। नारायण के साथ विष्णु के तदात्म का प्राचीनतम उल्लेख। नारायण के साथ विष्णु के तदात्म माने कि विष्णु भगवान के भागवत धर्म की जो व्याख्या हुई है, उल्लेख हुआ है, वो किसमें हुआ है? तैत्तिरीय आरण्यक में इसका व्याख्या हुई है। नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य प्राचीनतम अभिलेख तैत्तिरीय आरण्यक से प्राप्त होता है। नारायण की धारणा और महत्व का प्रतिपादन इसी ग्रंथ से हमें मिला है, जिसका उद्देश्य हमारे भागवत धर्म में है। इनमें से कौन सा वैदिक सूर्य देवता नहीं थे? वैदिक सूर्य देवता नहीं थे। जो विश्वकर्मा थे उनको वैदिक सूर्य देवता नहीं कहा गया है, क्योंकि विष्णु पुराण में पहले विश्वकर्मा को बढ़ई यानी कि वर्धकी या फिर देव बढ़ई कहा गया है, तो इनको सूर्य देवता में शामिल नहीं किया जाता है। कनिष्क के बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? इसका आंसर आएगा बॉम्बे। महायान समुदाय, जो कनिष्क था वो महायान समुदाय का अनुयायी था। ठीक, कनिष्क एक प्रसिद्ध कुषाण वंशी शासक था। उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा से अपना राजश्रय प्रदान किया था।
और इसके कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म की चौथी संगीति हुई थी, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था और उपाध्यक्ष इसमें थे अश्वघोष। बुद्ध के चारों संगीतियों में सिर्फ एक ऐसी संगीति है जिसमें उपाध्यक्ष का पद भी नियुक्त किया गया था, जिसमें अश्वघोष उनके उपाध्यक्ष थे। प्रथम जैन संगीति की आहुति किसने की थी? प्रथम जैन संगीति की आहुति स्थूलभद्र ने की थी। जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में हुआ था, वो भी यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था, और स्थूलभद्र ने इसकी अध्यक्षता पाटलिपुत्रा में की थी। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था ऋषिपतना में, जिसको अभी मृगदाव बोलते हैं, सारनाथ बोलते हैं। यहाँ पर उन्होंने अपना पहला उपदेश उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसके वे पहले शिष्य थे। प्रश्न नंबर 30, भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? ठीक,